प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का जो चैप्टर है माता का अंचल शिव पूजन सहाय, ये आपकी कृतिका भाग 2 का पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मैं बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि माता का अंचल नामक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको बताना है शिव पूजन सहाय। पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है इसमें सबसे पहला प्रश्न आपका ये रहा। आपको जैसा मैं बताऊं वैसा ही आपको याद करना है और नोट भी करना रहेगा। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर ये कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय। विपदा का मतलब क्या होता है? विपदा का मतलब होता है संकट, मतलब कि दुख के समय वे पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। मतलब कि जब बच्चे को संकट आता है, दुख आता है, कोई भी समस्या होती है तो वो पिता के पास में ना जाकर किसके पास जाता है? माँ के पास जाता है। तो आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है, ये आप लोगों का प्रश्न है। उत्तर देखें आप सभी। ये जो वजह है वो इस प्रकार है। पॉइंट से आप उत्तर लिखेंगे जैसा कि आपके लिए हमने बनाया है ये पूरा। बालक भोलानाथ का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वे पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है कि जो माँ है वात्सल्य प्रेम की महिला का बखान सभी कवियों ने किया है। आप सभी जानते हो कि माता और पुत्र के प्रेम का वर्णन सभी ने किया है। वात्सल्य प्रेम में भी बालक का माँ के प्रति झुकाव स्वाभाविक ही बताया गया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी माँ की जो ममता होती है उसके कारण हम अपनी माँ के पास जाते हैं संकट के समय में। इस कारण से आपको यहाँ पर उत्तर याद रखना है कि विपत्ति के समय जो है बालक भोलानाथ जी अपने पिता के पास ना जाकर माँ के पास जाता है, क्योंकि माता बच्चे को स्नेह देती है, वात्सल्य प्रेम देती है, इस कारण से। अगली बात एक और समझना, बच्चा 9 मास तक मतलब कि 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है। माँ के साथ बालक का आंतरिक जुड़ाव होता है। वह माँ के आंचल में क्या करता है? सुरक्षा महसूस करता है, इसलिए भी माँ के पास जाता है। माँ भी समस्त कष्टों को उठाकर अपने बालक को सुखी देखना चाहती है, इसलिए भी बालक अपनी माँ के पास जाता है। इसके अलावा बालक कोई भी गलती करके अपनी माँ को बताने में नहीं झिझकता है, पिता से उसे डर लगता है। अब जब माँ से सब कुछ बात वो शेयर करता है तो इसीलिए वो अपनी माँ के पास ही जाएगा, पिता से वो थोड़ा डर जाता है। तो प्रस्तुत पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक भोलानाथ अपने पिता से जुड़ा होने पर भी जैसे ही उसको सांप दिखाई दिया था तो डर कर वो सीधे माँ के आंचल में छिपता है, पिता के पास नहीं जाता है। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, ये प्रश्न आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो उत्तर में आप लिखना, बालक का स्वभाव होता है अपने हमजोली को देखकर उन्हीं के साथ रहना, घूमना फिरना खेलना और पसंद करता है वो, ठीक है ना। मतलब कि हमजोली का मतलब वहाँ पर जो भी उसके फ्रेंड्स थे जिनके साथ में बालक खेलता है, ठीक है। तो साथियों को देखकर सिसकना भूल गया। बालक भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में सिसक रहा था तो रास्ते में उसे अपने मित्र दिखाई देते हैं, तो अचानक उसका सिसकना बंद हो जाता है और अपने पिता की गोद से उतरकर अपने मित्रों के पास जाने की वो इच्छा व्यक्त करता है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेलूँगा। ऐसा करके भोलानाथ भी अपने मित्रों के साथ खेलना चाहता है, इसीलिए वो अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथ जो साथी है जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। देखो, तुकबंदी का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, समान आवृत्ति। समान आवृत्ति का मतलब कि समान जो शब्द है वो बार बार आते हैं, या फिर एक प्रकार से यूँ कहे कि तुक मिलती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक तो मैंने लिखा है बिहारी और एक मैंने लिखा है हारी। तो हारी और बिहारी, इसमें ये री वाली तुक मिल रही है, तो ऐसी तुकबंदी बच्चे करते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। देखिएगा, खेलों से जुड़ी तुकबंदी इस प्रकार है, कोकला छिपा की जिम्मेरात आई जे, जहेड़ा आगे पीछे देखे ओदी सामत आई जे, पोसम भापई पोसम पा, डाकियों ने क्या किया, 100 रुपये की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो तुकबंदी है ये बतानी थी हमें, तो ये 2 तुकबंदियाँ आप लोगों को इसमें बतानी रहेगी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है अलग।
तो उत्तर में लिखना है भोलानाथ और उसके साथी के खेल व खेलने की सामग्री इस प्रकार भिन्न थी। बाप के साथ कुश्ती लड़ना, ये भोलानाथ क्या करता था, अपने पिताजी के साथ कुश्ती लड़ता था। काठ के घोड़े की सवारी करना, जो लकड़ी का जो घोड़ा है ना उसकी वो सवारी करता था। घर के चबूतरे का कोना नाटक घर बनाकर, चौकी को रंगमंच बनाकर तरह तरह के नाटक खेलते थे वो। वहीं मिठाइयों की दुकानें लगाते थे, उसमें ढेले के लड्डू, पत्ते की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबी और फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाते थे। जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बना लेते थे। कभी कभी बालक भोलानाथ और उसके साथी घरौंदा भी बनाते थे, ध्यान रखना आप सभी। कभी खेती करते थे, कसौरे का सूप बनाते थे, कभी बारात का जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजाते थे, मिट्टी के दिए तराजू का काम करते थे। इस तरह बालक अपने जो भोलानाथ है उसके साथियों को लेकर अनेक तरह के खेल खेलते थे। परंतु आजकल के जो बालक है ना, जो खेल खेलते हैं वे इससे पूर्णतः भिन्न है। प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री भी अलग है। अब देखो वर्तमान में कौन सी जो वस्तुएं आ गई जिनके कारण की खेल भी अलग हो गए हैं। आज के खेलों में बाजार की दुकानों पर मिलने वाली तरह तरह की सामग्री, बैट बॉल, ठीक है, चिड़ी चक्का, डॉक्टर सेट, किचन सेट, इंजीनियरिंग सेट, लूडो, कैरम बोर्ड, चेस और कंप्यूटर गेम, ये आज के खेल हैं। इन्हीं को आज के बच्चे उपयोग में लाते हैं, क्योंकि एकल परिवार होने के कारण प्रत्येक परिवार में एक या दो ही बच्चे हैं। सभी माता पिता अपने बच्चों को अपने घर के अंदर खेलने की अनुमति देते हैं, बाहर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए पुराने खेल और खेलने की जो सामग्री है वो अब वाले जो बच्चे हैं अलग अलग तरीके के खेल हैं, पुराने खेल जैसे नहीं रहे। पहले क्या होता था कि सब मिलजुल कर रहते थे, अब सब परिवार अलग अलग रहने लग गए हैं। इस कारण भी बच्चे एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इनोवेशन के ज़माने में जो पारंपरिक खेल है उनको वो भूलते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। तो देखो, दिल को छूने वाले प्रसंग निम्नलिखित है। बालक भोलानाथ पूरा भोजन कर लेता है परंतु माँ का दिल नहीं मानता, वे बाबूजी से कहती है। देखो सबसे पहले क्या कहा बाबूजी से उन्होंने, पहला पॉइंट याद रखना है आपको। आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वे थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलौने का ढंग नहीं जानते, ठीक है ना, मतलब यहाँ खिलौने का जो ढंग है कि कैसे बच्चों को खाना खिलाया जाता है वो नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए, ऐसा माँ कहती है। पिता का बालक भोलानाथ के प्रति जो प्रत्येक खेल है वो नाटक में शरीक होना दिल को छू जाता है। मिठाई की दुकान से बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते हैं। बच्चे खेल खेल में पालकी दुल्हन को लाते थे, बाबूजी ओहार उघारन दुल्हन का मुख निरखते लगते और त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते, ठीक है। इसके अलावा बच्चे भोजन बनाकर जब पंगत बैठाते तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देख ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। तो ये प्रसंग यहाँ पर हमें बताना रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आप देखिएगा। इसमें क्या बताया है, इस उपन्यास में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का मिश्रण है। ग्राम्य संस्कृति का मतलब होता है ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति मतलब गांव की बातें, गांव की सभ्यता संस्कृति। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं, मतलब डिफरेंस बिटवीन प्राचीन सभ्यता और अभी ये जो मॉडर्न सभ्यता है इसमें, ठीक है, और ये भी विलेज की। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो 1930 के दशक की। आज ग्रामीण संस्कृति उस समय से पूर्णतः अलग है। आज के गाँव में लघु उद्योग स्थापित हो चुके हैं। माँ बाप भी लगभग साक्षर थे, वे अपने अभी वर्तमान में साक्षर हैं सभी। पहले इतनी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार नहीं होता, इस कारण से साक्षर नहीं थे। वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने हेतु गाँव से शहरों में भेज रहे हैं अब वर्तमान में, पहले गाँव में रख देते थे। माता पिता भी अपने बच्चों का पालन पोषण उचित तरीके से करते रहते हैं अब। इसके अलावा माता पिता के जागरूक होने के कारण बच्चे भी भोले भाले नहीं हैं, वे भी गली में खेलकर समय व्यर्थ नहीं करते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिएगा। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। देखो पाठ पढ़ते समय आप लोगों को ये बात याद आ रही होगी, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जब मैंने छोटे स्कूल में जाना प्रारंभ ही किया था तो गर्मी के दिनों में मेरे पिताजी लस्सी, कभी नींबू, कभी आइसक्रीम लेकर स्कूल आते थे। उन्हें आधी छुट्टी का समय मालूम था, मुझे भी ठंडा खिला पिलाकर वापस चले जाते थे। मेरी माँ स्कूल में नौकरी करती थी, पिताजी 11 बजे जाते थे।
इसके अलावा देखो हर रविवार के दिन कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते थे। शाम के समय पिताजी हमारे साथ ताश खेलते थे। गर्मियों की छुट्टियों में हरिद्वार, मंसूरी आदि जगह पर जाते थे, नानी के घर जाते थे। सच में वो दिन बहुत बढ़िया थे। अब तो केवल पढ़ाई ही पढ़ाई नज़र आती है, कितना नीरस हो गया है हमारा जीवन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप देखिएगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, वात्सल्य का मतलब बच्चे और मातृ प्रेम जो होता है उसको वात्सल्य बोला जाता है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, माता पिता अपने बच्चे भोलानाथ को जी जान से चाहते थे। पिता सवेरे उठकर बालक भोलानाथ को अपने साथ उठाकर उसे नहलाकर तिलक लगाकर पूजा पाठ करने बिठाते ताकि उसमें अच्छे संस्कार उत्पन्न हो। भोलानाथ को गंगा किनारे अपने कंधे पर बिठाकर मछलियों को आटे की 500 गोलियां खिलाते थे। पिता अपने पुत्र प्रेम की खातिर ही विद्यालय के गुरु के आगे अनुनय विनय करते रहते हैं। सांप दिखने पर जब भोलानाथ बेतहासा भागकर माँ की गोद में आ छिपता है तो माँ परेशान होना स्वाभाविक है। चिंतित होना उसके वात्सल्य प्रेम को भी दर्शाता है। कभी कभी उसको रिझाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी करते थे और खाना खिलाते समय माता पिता हर तरह की कहानियाँ उस बच्चे को सुनाते थे ताकि भोजन जो है वो ढंग से करे तो भोलानाथ अधिक खाना खा ले। ऐसा भोलानाथ और उसकी मंडली के अन्य बच्चों के प्रत्येक खेल व नाटक में पिता शरीक होते थे, मतलब भाग लेते थे। इसके अलावा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए अन्य शीर्षक बताइए। शीर्षक मतलब एक नाम होता है, तो माता का अंचल शीर्षक भी उपन्यास की घटना पर ही आधारित है। बच्चे के लिए माँ के आंचल से बढ़कर और कहीं भी सुरक्षा नहीं है, वहीं वह स्वयं को सुरक्षित पाता है। संपूर्ण उपन्यास में बालक भोलानाथ का अधिक जुड़ाव पिता के साथ दर्शाया गया है, परंतु विपदा आने पर वह एकाएक माँ के आंचल में ही आकर्षण लेता है। अब देखो, अतः कहा जा सकता है कि माता का अंचल शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त है। इसके लिए एक अन्य शीर्षक हो सकता है वात्सल्य प्रेम। देखो, अगला शीर्षक जो है ना वो हम बना सकते हैं वात्सल्य प्रेम। एक तो माता का अंचल, ये तो बहुत बेस्ट है ही सही, लेकिन इसके अलावा माता का अंचल के अलावा हमें वात्सल्य प्रेम नाम इस पाठ को दे सकते हैं, जो कि हमें प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि एक और शीर्षक बताइए। और इस शीर्षक की मतलब कि जो माता का अंचल है ना, इस शीर्षक की उपयुक्तता भी, इम्पोर्टेंस ऑफ माता का अंचल, ये बताना है। ठीक है ना, तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, बढ़िया ढंग से लिख लेंगे आप सभी। बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, मतलब कि जो बच्चे हैं अपने माता पिता को कैसे बताते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। छोटे बच्चे रोकर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं, कहीं कोई गलत काम करके माँ से लिपटकर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं, माँ बाप को अपने खेल में सम्मिलित कर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं, अपने हर कार्य में अपने माता पिता का आश्वासन चाहते हैं कि माता पिता हमें कुछ बता दें कि ये अच्छा है या बुरा है, माँ के हाथ से खाना खाकर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार से बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इसके अलावा ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन पूरा करना है। उसके बाद मैं आपको सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके जस्ट बाद में आप लोगों को वो वीडियो देखना रहेगा। देखिएगा, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वे आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार अलग है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वे हमारे बचपन की दुनिया से निम्न प्रकार से भिन्न है। सबसे पहले तो याद रखना, हमारे माता पिता के पास इतना समय नहीं था जितना भोलानाथ के माता पिता के पास। भोलानाथ बचपन में जो खेल व नाटक खेलता था, वे खेल व नाटक हमारे बचपन के समय कोई नहीं खेलता था। जब हम छोटे से थे तो हमारे माता पिता नई नई खेल की सामग्री हमें ला देते थे, जिन्हें हम कमरे के भीतर बैठकर ही खेलना पसंद करते थे। हमारे माता पिता ने कभी भी हमें भोलानाथ की भांति तिलक नहीं लगाया, तेल से हमारा सिर सरोबार नहीं किया, हम भोलानाथ की तरह घर से बाहर नहीं खेलते थे। ठीक है, ये अभी जो दुनिया है ये है, और 1930 के ज़माने की जो दुनिया थी वो भोलानाथ वाला जो हमने पाठ पढ़ा है वो इस प्रकार से थी। कुल मिलाकर यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि पहले जो बच्चे हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ इसीलिए होते थे क्योंकि उन्हें समस्त प्रकार की एक्टिविटी में अपने माता पिता जो है वो सहयोग करते थे। लेकिन वर्तमान में अभी सहयोग नहीं कर रहे हैं, समय किसी के पास में इतना बचा ही नहीं है कि वो समय दे सके। तो ये गलत बात है, ये सुधरना चाहिए। इसीलिए ये पार्ट जो है हमारी किताब में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।